नमस्कार दोस्तों, ये आपके उत्तराखंड एलटी के लिए आपके पेडागोजी जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड होता है उसके प्रश्न चल रहे हैं, उनकी सीरीज़ चल रही है। तो आज ये आपकी थर्ड क्लास है। तो अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। चलिए अब शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला प्रश्न है आपका कि केंद्र विद्यालय संगठन की स्थापना कब हुई थी। जो आपका केवीएस है, केंद्र विद्यालय संगठन है, पहले तो आपको इसका पता होना चाहिए। केवीएस जो है केंद्रीय विद्यालय संगठन होता है। यह कब बना था? यह बना था आपका 15 दिसंबर 1963 में ये सामने आया था, बना था। तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। 15 दिसंबर 1963 आपका केंद्रीय विद्यालय संगठन बना था। ठीक है। और अप्रैल 2023 तक इसकी जो टोटल स्कूलें भारत में है वह है 1253। ये भी आपको याद रखना है। टोटल स्कूल अभी तक इसकी है 1253। और इसकी 3 स्कूलें कहाँ हैं? विदेश में हैं। 3 स्कूलें कहाँ हैं? विदेश में हैं। एक आपका हो गया काठमांडू में, काठमांडू में। एक हो गया आपका मॉस्को में, एक हो गया आपका तेहरान में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। काठमांडू, मॉस्को और तेहरान। ठीक है, 3 स्कूल इसकी बाहर हैं। ठीक है। और इसके जो है आपको 25 इसके क्या हैं? क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? आपका नई दिल्ली में है। और 5 इसके जोनल इंस्टीट्यूट हैं। जोनल ZIET बोलते हैं वैसे, जोनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ट्रेनिंग। इसका फुल फॉर्म होता है कि जोनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो 25 इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं आपके केवीएस के, और 5 इसके जोनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है। तो आपका सही आंसर क्या है? 1963। ये मैंने आपको केवीएस के बारे में बता दिया। हृदय विकार के साथ कौन सी आनुवांशिकता समस्या संबंधित है? टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ऑटिज्म, ADHD। ADHD क्या होता है आपका? ये होता है आपका अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, इसे हम बोलते हैं। यानी बच्चे को क्या है, आपका अटेंशन बनाने में दिक्कत होती है। ठीक है। ऑटिज्म, ऑटिज्म क्या होता है? ऑटिज्म बोलते हैं हमको स्वलीनता। ऑटिज्म का मतलब होता है आपका स्वलीनता, यानी बच्चा अपने में लीन होता है, सामाजिक नहीं होता है। तो ये दोनों ऑप्शन तो आपके कट गए। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डाउन सिंड्रोम। आपने सुना होगा, जो कि आपके हृदय से रिलेटेड आपका एक विकार होता है। ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अब आपका तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि आपकी कक्षा में कोई बच्चा अधिगम अक्षम हो तो आप क्या करेंगे? उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देंगे, गलत हो जाएगा। उसकी अक्षमता किस प्रकार की है यह जानकर उसको सिखाने का प्रयास करेंगे। उसकी अतिरिक्त कक्षा लेंगे, गलत हो जाएगा। उसकी बैठक व्यवस्था कक्षा के बुद्धिमान बच्चों के साथ करेंगे, ये भी गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि उसकी अक्षमता किस प्रकार की है, सबसे पहले पता लगाएंगे और फिर यह जानकर उसको सिखाने का आप प्रयास करेंगे। तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अब आपका तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? कक्षा कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को डैश करते हैं, यह सीखने के वातावरण को प्रभावित करता है। परिभाषित करते हैं, व्याख्यात करते हैं, निर्मित करते हैं या फिर रूपांतरित करते हैं। ठीक है। तो जो आपका है यहाँ पे पूछा गया जेंडर की जो भूमिका होती है वह क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। आपको जेंडर बाइसनेस जिसे हम कहते हैं, यानी रूढ़िवादिता नहीं दिखानी है। तो ये हो जाएगा आपका प्रभाव डालता है। सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा कि जेंडर जो होता है वो क्या है, निर्मित, यानी प्रभाव डालता है आपका। ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न आपका है कि शिक्षण की अनुदेशात्मक अभिकल्प मॉडल जिसे हम एश्योर में अक्षर आर किसके लिए आता है? ठीक है। तो एश्योर का फुल फॉर्म होता है आपका, ए से होता है आपका, आप लिख लीजिएगा। मैं आपको बोल रहा हूँ कि ए से होता है आपका एनालाइज लर्नर्स। एस से होता है आपका स्टेट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। फिर दूसरे एस से होता है आपका सेलेक्ट मेथड एंड मीडिया।
आर से होता है आपका रिक्वायर लर्नर्स पार्टिसिपेशन, यानी अधिगमकर्ताओं की इसमें क्या है, आवश्यकता है, प्रतिभाग वो करते हैं, आपका जो ये आर होता है। यू से होता है यूटिलाइज मीडिया एंड टेक्नोलॉजी, और ई से होता है आपका इवेल्युएट। ठीक है, तो आपका इसको याद रखना है। ए से एनालाइज लर्नर, एस से आपका स्टेट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, एस से आपका सिलेक्ट मेथड्स एंड मीडिया, आर से आपका रिक्वायर लर्नर्स पार्टिसिपेशन, यू से आपका यूटिलाइज मीडिया, और ई से होता है आपका इवेल्युएट। ठीक है, तो यानी आर से क्या हो जाएगा, आपको लर्नर अधिगमकर्ताओं की जो होता है प्रतिभाग की आवश्यकता पड़ती है, यानी बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अधिगमकर्ता प्रतिभागिता की अपेक्षा आवश्यकता होती है आपकी इसमें, आर में जो आपका होता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, छठवां प्रश्न है आपका कि परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक एजेंसी है, मध्य एजेंसी है, द्वितीयक एजेंसी है, मनोवैज्ञानिक एजेंसी है। आपका सीटेट से ये प्रश्न लिया गया है, तो ये हो जाएगा आपकी द्वितीयक एजेंसी है, और प्राथमिक आपका क्या हो जाएगा, परिवार। सॉरी, यहाँ पे बोला गया आपका, ये गलत हो गया यहाँ पे बोला गया आपका कि परिवार, परिवार और पास पड़ोस क्या है, आपकी प्राथमिक एजेंसी है, और द्वितीय कारक आपका क्या हो जाएगा, विद्यालय, आपके स्कूल जो हो जाएगा द्वितीय कारक हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका सातवां प्रश्न है ये, शिक्षण के किस स्तर में संरचना, निर्देशन और विद्यार्थी के व्यवहार का निकट से पर्यवेक्षण करने की गतिविधि की प्रबलता होती है, सहायता विकास स्तर, विमर्शी स्तर, अवबोधन स्तर, या फिर स्मृति स्तर। तो इसका आपका जो है 3 लेवल आपने मेमोरी के वो टीचिंग के पढ़े होंगे, 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग, जिसमें आता है मेमोराइजेशन, अंडरस्टैंडिंग, मर से आप इसे याद रख सकते हैं। इंग्लिश में आप इसे याद रखेंगे तो आपको आसान पड़ेगा, मर। 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग यानी मेमोराइज, इसमें हम रटने पर ध्यान देते हैं। यू होता है अंडरस्टैंडिंग, इस पे हम क्या है, समझ पे ज़्यादा ज्ञान देते हैं। और आर होता है रिफ्लेक्टिव, जिसमें कि आपकी क्या होती है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल आती है। तो यहाँ पे पूछा गया है स्मृति स्तर, यानी पहला स्तर जो मेमोरी होता है उसे हम क्या बोलते हैं, आपका हिंदी में बोला जाता है स्मृति स्तर। ठीक है, तो ये 3 आपके कोई स्तर नहीं हुए, तो एक ही आपका ऑप्शन बचता है, इस प्रकार से आप ऑप्शन कैंसिल कर सकते हो। तो डी ऑप्शन जो कि आपका स्मृति स्तर होता है, जो कि आपका क्या होता है, संरचना, निर्देश और विद्यार्थियों के व्यवहार का निकट परीक्षण करता है। ठीक है, और आपसे एक और प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो स्मृति स्तर है वह किसने दिया था, तो वह दिया था आपके हर्बर्ट ने। ठीक है, यानी जो आपका मेमोरी लेवल है, जो आपका एम होता है, यानी मेमोरी लेवल जो होता है वह दिया था हर्बर्ट ने। अंडरस्टैंडिंग यानी समझ जो दिया था वह दिया था आपका मॉरिसन ने। और रिफ्लेक्टिव जो आपका दिया था, जो आपकी जो होता है हंट ने दिया था, हंट ने, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्मृति स्तर आपका हार्वर्ड ने दिया था। अंडरस्टैंडिंग यानी जो समझ स्तर होता है वह दिया था आपके किसने, आपका मॉरिसन ने, एच सी मॉरिसन आपने सुना होगा। और रिफ्लेक्टिव स्तर जो है आपका, जिसमें बच्चा क्या है चिंतन करता है, जो चिंतन स्तर भी इसे कहा जाता है, जो लास्ट स्तर है वह दिया था आपका हंट ने। ठीक है, हार्वर्ड, मॉरिसन और हंट, इस प्रकार से आप याद रखेंगे। और शॉर्ट फॉर्म में आप क्या रखेंगे, मर याद रखेंगे, मर से आप याद रखेंगे, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, ये आपका दर्शन के बारे में है आपका, कि वैशेषिक दर्शन के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए। सम्यक ज्ञान लोगों को यह समझाने योग्य बनाता है कि सभी कर्मों की परिणति दुख में होती है। किसी व्यक्ति को सभी कर्मों में विमुख होकर मोक्ष प्राप्त करना चाहिए, आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, दोनों आपके गलत स्टेटमेंट हैं। ये नहीं कहता आपका दर्शन जो होता है, ठीक है, तो ये तो आपके गलत हो जाएंगे, क्योंकि जो आपका न्याय वैशिक दर्शन जो होता है वह क्या होता है, इनकी बात नहीं करता है आपका। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अब हम संसद द्वारा हाल ही में पारित शिक्षा अधिकार अधिनियम हमारे संविधान के किस अनुच्छेद का विस्तार है। जो आपका आरटीई है वह सबसे पहले संविधान के किस भाग में था, आपसे पूछा गया है। तो यह हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, आपका सही आंसर हो जाएगा। 45वां आर्टिकल अनुच्छेद था, जिसमें कि कहा गया था आपका कि जन्म से 6 वर्ष तक की जो शिक्षा होती है, माता पिता को अपने बच्चों को शिक्षा में अनिवार्य डालना है। ठीक है,
और एक और प्रश्न आएगा आपका कि इसी का विस्तार करके आपका अनुच्छेद 21A आया गया था, जिसमें आपका 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा थी। ठीक है, और यह किस संविधान संशोधन के तहत आया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 46वें संविधान संशोधन के तहत यह आपका लाया गया था, 21A जोड़ा गया था आपके संविधान में। बहुत इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट हो गए हैं। ठीक है, पहला था कि आपका शिक्षा अधिकार अधिनियम जो है वो संविधान के किस अनुच्छेद में का विस्तार है? तो सही आंसर होगा 45। फिर आपका 1946 में आपका संविधान संशोधन हुआ, जिसमें आपका 21A जोड़ा गया। ठीक है, जिसमें आपका कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा होगी। ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया आपका। अगला प्रश्न देखते हैं आपका, भारत में विशेष शिक्षा के लिए अध्यापक शिक्षा की शर्तों और मानकों के निर्धारण की वैधानिक जो आपकी संस्था कौन सी है? तो ये हो जाएगी आपकी, आपने पढ़ा होगा, भारतीय पुनर्वास परिषद, जिसे हम आपका बोलते हैं RCI, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये कब बना था आपका? इसका गठन जो हुआ था वह हुआ था 22 जून 1993 में इसका गठन हुआ था। जो आपका RCI है, यह किस लिए बनाया गया था? इसका उद्देश्य जो था आपके विकलांग बच्चे और जो आपकी जिन बच्चों को आपकी विशेष शिक्षा की आवश्यकता है, उनके लिए आपका पाठ्यक्रम का निर्धारण करना और उनके लिए जो शिक्षक होते हैं उनका निर्धारण करने के लिए ये आपकी संस्था बनी गई थी। ठीक है, और यह किसके उसमें बनी गई थी? ये बनी गई थी आपकी NCTE, जो आपका एक्ट आया था, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एक्ट 1953 के तहत ये आपका आया था। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में संरक्षण, वर्गीकरण व श्रेणीबद्ध करते हैं। आपका अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या हो जाता है आपका, यानी चौथी अवस्था है आपका। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक जो होता है आपका, फिर आपका मूर्त संक्रामक, फिर अमूर्त होता है। सबसे पहले आपका कौन सा होता है? संवेदीगामक होता है, सेंसरी मोटर जिसे हम बोलते हैं। दूसरा होता है आपका मूर्त संक्रियात्मक। तीसरा होता है आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसे हम आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। तीसरा होता है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा होता है आपका अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो आपसे पूछा गया है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बारे में। संरक्षण, वर्गीकरण और श्रेणीबद्ध आपका तीसरी अवस्था में होता है। प्रतीकात्मक और संकेतात्मक खेलों में भाग लेना भी आपका दूसरी में हो जाता है आपका। परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, निगमन तर्क आपका लास्ट अवस्था में करता है बच्चा। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। ये आपका सीटेट में भी पूछा गया आपका प्रश्न है। ठीक है, NCF 2005 में कला शिक्षा को जोड़ने का क्या उद्देश्य था? कि कला शिक्षा क्यों जोड़ी गई? तार्किक चिंतन में अभिरुचि के लिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करने के लिए, सांस्कृतिक विरासत की सराहना करने के लिए, या फिर ऐतिहासिक जगहों का परिभ्रमण करने के लिए आपका जो है NCF 2005 में कला शिक्षा को जोड़ा गया था। तो तार्किक चिंतन तो आपका गणित से होता है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी नहीं हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा कि सांस्कृतिक विरासत की सराहना करने के लिए आपका NCF ने कहा था कि हम बच्चे को जो है हमें आर्ट की शिक्षा भी देनी चाहिए। अगला प्रश्न है, यह आपका हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रश्न है कि तार्किक गणितीय बुद्धि वाले व्यक्ति की क्या विशेषता हो सकती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास। सबसे पहला कह रहा है कि स्थानिक परिवेश जो होता है कि सटीक रूप से ग्रहण करने की योग्यता नहीं, संगीत की बुद्धि होगी नहीं, पैटर्न की खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। क्या कह रहा है कि पैटर्न को खोजने एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता होनी चाहिए। बिल्कुल, ये आपका सही है। आपका जो हार्वर्ड गार्डनर है, उन्होंने क्या है बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि आपका बच्चा जो होता है उसकी क्या है 8 प्रकार की आपकी बुद्धि होती है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना। 8 प्रकार की बुद्धि के बारे में आपका जो है हार्वर्ड गार्डनर बात करते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी आकलन पद्धति विद्यार्थियों की सर्वोत्तम क्षमता को पोषित करेगा? आपसे पूछा गया है। ठीक है, जब विद्यार्थियों को बहुविकल्पी प्रश्नों के माध्यम से किए गए परीक्षण के रूप में तथ्यों को दोहराने की आवश्यकता होती है, जब परीक्षाओं के अंकों और विद्यार्थियों की योग्यता के बीच सकारात्मक संबंध पर बल दिया जाता है, जब संकलनात्मक परिवर्तन तथा विद्यार्थियों के वैकल्पिक समाधानों को आकलन की विभिन्न श्रेणियों के द्वारा आकलित किया जाता है, या फिर जब शिक्षक
जब कक्षा में विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अंक स्थान सफलता और एकमात्र निर्धारक होते हैं। तो जहाँ पे भी आपके अंक आ जाएंगे वह आपका गलत होता है, आपने पढ़ा होगा सीटेट में, अंक जहाँ पे आ जाएंगे गलत हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कि जब संकलनात्मक परिवर्तन करेंगे आप तथा विद्यार्थियों के वैकल्पिक समाधान को आकलन करने की जो आपकी विधियों के द्वारा आकलित करेंगे आप, सी ऑप्शन आपका सही आंसर। इस प्रकार से आप क्या है आकलन कर सकते हो बच्चों का। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार उत्तेजन प्रतिक्रिया युग्मों की आवृत्ति निम्न का गठन करती है, प्रबलन की, आदत की, दंड अनुबंधन की, किसकी? आपका थॉर्नडाइक के अनुसार। ठीक है, तो थॉर्नडाइक के अनुसार जो है आपका वह क्या होता है, आपका आदत जो हैबिट होती है। थॉर्नडाइक ने किस पे आपका परीक्षण किया था? तो थॉर्नडाइक ने आपका जो है बिल्ली पे परीक्षण किया था। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत बोलते हैं, यानी ट्रायल एंड एरर थ्योरी इसे कहा जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? परावर्ती स्तर, अभिप्रेरणा स्तर, स्मृति स्तर या फिर अवबोधन स्तर। मैंने आपको इससे पहले 3 लेवल बताए आपके। मेमोरी लेवल यानी स्मृति स्तर होता है आपका। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लेवल यानी अवबोध स्तर भी होता है आपका। परावर्ती स्तर या फिर जिसे हम चिंतन स्तर भी कहते हैं वो भी आपका होता है। यहाँ पे आप कन्फ्यूजन मत करना, जो मैंने आपको MUR मर पढ़ाया था वही है आपका। M से होता है मेमोरी यानी स्मृति स्तर, U से अंडरस्टैंडिंग यानी अवबोध स्तर, R से रिफ्लेक्टिव जिसे हम चिंतन स्तर और परावर्ती स्तर भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है, चिंतन स्तर और परावर्ती स्तर एक ही हैं। तो कौन सा नहीं आपसे पूछा गया है? तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, अभिप्रेरणा स्तर नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। मूक जो होता है, मूक पे आपका प्रश्न आप बन सकता है। मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स जो होता है के लिए कोई वीडियो बनाने के लिए उचित प्रयोग दिशा निर्देशों के अनुसार किसी प्रतिलिप्याधिकारित वीडियो के कितने हिस्से का प्रयोग करने की अनुमति है? यानी मूक्स की जो है कितने प्रतिशत वीडियो आप ले सकते हो? 10%, 20%, तो 10 हो जाएगा इसका। ठीक है, और 3 मिनट से जो कम हो, यानी बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। ये आपका जो है यूनिट 3 ICT के प्रश्न, आपका मूक से प्रश्न है, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं अब हम। निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज़ आधारित सॉफ्टवेयर उपकरण है जिसका प्रयोग ग्रंथ सूचियों के प्रकाशन और प्रबंधन में किया जाता है? एंड नोट, टर्निटिंग, प्रेजी या फिर जावा? जिसका प्रयोग किसके ग्रंथ सूचियों के प्रकाशन और प्रबंधन के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एंड नोट, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। फिर आपका प्रश्न है अभिकथन और तर्क का प्रश्न है। आप किसी भी फाइल साइज को ईमेल में अटैचमेंट के रूप में जोड़ सकते हैं। ठीक है, ईमेल को क्या आप है अटैचमेंट के रूप में जोड़ सकते हैं। और अगला कह रहा है आपका कि आप केवल लैपटॉप कंप्यूटर से ही ईमेल भेज सकते हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा आपका, और ये भी गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, यानी दोनों ही आपके गलत हैं कि आप किसी भी फाइल साइज को ईमेल में अटैचमेंट के द्वारा जोड़ सकते हैं, नहीं। तो आपका यानी दोनों कथन भी गलत है, और अभी दोनों कथन ही आपके गलत हैं, यानी तो इसका हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि दोनों कथन क्या है, गलत है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन का प्रकार है? नेटिव, मोबाइल वेब, हाइब्रिड या फिर एमिग्रांट्स? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो होता है मोबाइल एप्लीकेशन जो होता है नेटिव, मोबाइल वेब और हाइब्रिड होते हैं। नेटिव, मोबाइल हाइब्रिड होते हैं। और कौन सा प्रकार मोबाइल एप्लीकेशन का प्रकार है? तो मोबाइल एप्लीकेशन जो हो जाएगा मोबाइल वेब, इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं अब हम। यहाँ पे पूछा गया आपका कि निम्नलिखित मोबाइल एप्लीकेशन का प्रकार है, कि नीचे ऑप्शन है आपके मोबाइल वेब, नेटिव और हाइब्रिड, यानी तीनों होते हैं आपके मोबाइल एप्लीकेशन में। एमिग्रांट्स नहीं होता है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, यानी ABC इसका सही है, यानी बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करवाते हैं। इसका सही विवेचन क्या है? कि लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक
अवधान की आवश्यकता होती है, यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। बिल्कुल सही, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि शिक्षक जो है वह क्या है, लड़कों को ज़्यादा कार्य देता है और लड़कियों को नहीं देता, यानी वह क्या है, लिंग जो है पक्षपात को दिखा रहा है, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर स्टीरियोटाइप को दिखा रहा है। ठीक है, जेंडर बाइसनेस बोलते हैं इसे इंग्लिश में हम, स्टीरियोटाइप नहीं, जेंडर बाइसनेस दिखा रहा है। ठीक है, अगला है आपका, दो कथन दिए गए हैं। अभिकथन कह रहा है आपका कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने बहुविषयक शिक्षा एवं शोध विश्वविद्यालय मेरू की स्थापना की अनुशंसा की थी। ठीक है, मेरू की स्थापना की अनुशंसा की थी। मेरू का उद्देश्य गुणवत्ता शिक्षा में उच्चतम वैश्विक मानक प्राप्त करना होगा। तो कौन सा आपका सत्य है, आपसे पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि दोनों सत्य हैं वैसे, क्योंकि एनईपी ने आपका मेरू के बारे में आपका कहा था। एनईपी जो 2020 आया था आपका, उसने आपका मेरू के बारे में बताया था। ठीक है, और यह कह रहा है कि स्थापना की थी, मेरू की स्थापना करी थी। बिल्कुल सही है। एनईपी जो है 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी से हम कह सकते हैं, इसमें कहा गया था कि जो आपका मेरू होता है, ठीक है, उसके बारे में आपका एनईपी 2020 बोलता है। और इसमें पूछा गया है कि अनुशंसा की थी। बिल्कुल सही, अनुशंसा की थी। तो ये तो आपका सही है कि एनईपी 2020 ने जो मेरू की क्या है, अनुशंसा की थी। ये आपका सही है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे कि इसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में उच्चतम वैश्विक मानक प्राप्त करना होगा। ठीक है, इसका जो है, तो ये आपका मुझे लग रहा है, ये आपका दोनों तो सही हैं, लेकिन ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। बिल्कुल बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है कि मेरू का उद्देश्य गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के उच्चतम वैश्विक मानक प्राप्त करना होगा। ये आपका गलत है, मतलब पहले को डिफाइन नहीं कर रहा है यहाँ। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं अब हम। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 से क्या है 18 वर्ष के बच्चों के लिए। एनईपी 2020 के अनुसार स्कूल और उच्च शिक्षा पद्धति के अधिगमकर्ताओं का कितना प्रतिशत वर्ष 2020 तक व्यावसायिक रूप से अभिज्ञ होगा, आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा कि कितना प्रतिशत आपका जो है, तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, यानी बी, सॉरी बी 50% हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका ऑप्शन। एक अन्वेषण आरटी शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के कार्यान्वयन की प्रगति को अभिनिश्चित करने के लिए एक अध्ययन करना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान उपकरण, यानी वह आरटी के बारे में जानना चाहता है, तो कौन सी पद्धति से वो जान पाएगा। निर्धारण मापनी, प्रश्नावली, परीक्षण या फिर समाज मिति, जिसे हम आपका क्या बोलते हैं, सोशियोमेट्री कहते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा प्रश्नावली के द्वारा, यानी क्वेश्चनायर मेथड, जिसमें क्वेश्चन लिखे रहेंगे और वह क्या है, अपने जो जिन भी उस कार्य के लिए उसने आरटीई का गठन किया होगा, जिनको भी गठन के लिए बोला होगा, उनका वह क्या है बता सकता है कि जो आपका आरटीई है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि कहाँ तक पहुँचा, कितने इसके जो है लक्ष्य होते हैं प्राप्त हुए कि नहीं, इस हिसाब से आपका प्रश्न हो सकता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स कैसे लगी आपको ये क्लास, आप ज़रूर कमेंट करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आती रहें, प्रैक्टिस सेट आपको करवाते रहें। धन्यवाद, जय हिंद। लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।